नमस्कार साथियों, अध्ययन विस्तार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1। इसके पाठ 1 से 6 तक हमने पार्ट 1 में कवर किए हैं। आज हम पाठ 7 से 14 तक पढ़ेंगे। इसको मैं केवल पठन रूप में ही प्रस्तुत करूंगी। तो शुरू करते हैं। सबका प्यार, सबका साथ, सबका विकास के साथ पाठ 7 सुंदरा रामस्वामी के द्वारा लिखित टिकट एल्बम, जिसका तमिल से हिंदी में अनुवाद किया है सुमित अय्यर ने। पाठ 7 टिकट एल्बम। अब राजपा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों में ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चवेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है न, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर नागराजन के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, M.A. नागराजन। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियाँ और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान,
मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भगारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पटकता रहता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचा होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचा होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। जिसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें ट्रका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूद गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू, सुबह नागराजन के घर होकर आया था।
कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिलता रहा, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे गया और बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगे। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई। जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो। मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। सुंदरा रामस्वामी, तमिल से अनुवाद सुमित अय्यर द्वारा। पाठ 8 सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल नामक काव्य संग्रह से ली गई कविता है झांसी की रानी। एक लंबी कविता है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी
आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले अरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की वीरद्वावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर से उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी की हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था अब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी।
मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुप, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दमंद आसमानों में। जख्मी हुआ वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, सबके जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हुरूज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल काव्य संग्रह से। पाठ 9, हेलेन केलर द्वारा लिखित निबंध जो देख कर भी नहीं देखते। जो देख कर भी नहीं देखते हेलन केलन द्वारा रचित निबंध है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न दिखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है।
कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। हेलेन केलर लेखिका के बारे में। कौन थी हेलेन केलर? हेलेन केलर 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1968 में अमेरिका में इनका निधन हुआ। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। हेलेन केलर का जन्म अमेरिका में 1880 ईस्वी में हुआ था और 1968 ईस्वी में इनका निधन हुआ। और यह एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं। हेलेन केलर की आत्मकथा है स्टोरी ऑफ लाइफ, जिसमें वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। हेलेन केलर भारत भी आई थी। पाठ 10 जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पत्र संसार पुस्तक है। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री के नाम लिखा है। अंग्रेजी भाषा में लिखे इस पत्र का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। संसार पुस्तक। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों इस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम
दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगे, जिससे उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रहती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हो गए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर छोटे टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय था जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी से अनुवाद किया प्रेमचंद जी ने। लेखक के बारे में, जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 27 मई 1964 में इनका निधन हो गया। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे।
उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है, यानी कि संसार पुस्तक है, पाठ पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। पाठ 11 सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी कविता मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, फिर सदा माँ तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। सुमित्रा नंदन पंत। पाठ 12 लोकगीत। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध लोकगीत। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद्व लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला, मारूरा आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिसे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं।
राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के लिए अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल में इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है इनका संबंध, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि इनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर इसमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांध कर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत पाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती रहती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। भगवत शरण उपाध्याय। पाठ 13 अन्नू बंदोपाध्याय द्वारा लिखित निबंध नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हुए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे।
कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बात के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उनसे समझाया कि जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खासतौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका के एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करते थे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी को संतोष नहीं आता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उसको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे अपने घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके साथ इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। इसमें गांधी जी साथ लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था।
दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छूट-फूट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोजन में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। 9 आखाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका से जेल छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का कार्य अपने हाथों में ले लिया। सारा दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी जी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पानी पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता, उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी जी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए थे जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई काम भी करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता के कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उसके पाखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता।
उसे भाई या बहन ही माना है। आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसलिए ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। अन्नू बंदोपाध्याय द्वारा लिखित निबंध। नौकर। लेखिका के बारे में कौन थे? अन्नू बंदोपाध्याय। अन्नू बंदोपाध्याय का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ और 2006 ईस्वी में इनका निधन हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं ये। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। पाठ 14 वन के मार्ग में। तुलसीदास द्वारा लिखित सवैया है वन के मार्ग में। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरी धीर दई मग में डग दवे झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सुखी गए मधुरा धरवे फ्री बूझती हैं चलनो अब केतिक परनकोटि करिहों कित है हवे तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारू चली जल चवे जल को गई लखनऊ है लारी का परिखो पिय छाह घरिक है ठाडे पहुँची पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारी हो भुभुरु ढाडे तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नहा को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचनाई बाढ़े। तुलसीदास द्वारा लिखित सवैया वन के मार्ग में। धन्यवाद।